दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुछ इतिहास विषय में कुछ टॉपिक पर इस चैनल में चर्चा करता रहता हूं और आज हम भारतीय संस्कृति पर यूनानियों के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। साधारणतः कुछ मुख्य इतिहासकार भारतीय सभ्यता पर यूनानी प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर लिखते आ रहे हैं। कुछ पश्चिमी इतिहासकार तो यहाँ तक कह गए कि भारत की प्रगति सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप ही संभव हुई है और बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको आंख बंद करके मान लिया है। परंतु बाद के शोधों से यह प्रकट होता है कि वास्तविकता इससे बहुत दूर है। भारतवासी सिकंदर के आक्रमण को शीघ्र ही भूल गए थे। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व यूनान और भारत के बीच कोई सीधा संपर्क था अथवा नहीं, आज यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। भारतीय बेबीलोन और लाल सागर तक व्यापार के लिए जाते थे। कुछ भारतीय सिपाही ईरानी साम्राज्य की ओर से यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भी लड़े थे। पाणिनि ने यूनानियों के उल्लेख से अनुमान लगाया जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत और यूनानियों के बीच में संबंध रहा होगा। पाइथागोरस द्वारा प्रतिपादित पुनर्जन्म के सिद्धांत को भारत की ही देन मानते हैं। साथ ही रेखागणित के उसके शास्त्र पर भारतीय सोलह सूत्र का प्रभाव भी है। हम भाषा और साहित्य के साथ यूनानी प्रभाव की चर्चा करेंगे। इस संबंध में संत क्रिस्टम्स का मत है कि भारतीय होमर का काव्य गाते हैं, जिन्होंने उसका अनुवाद अपनी भाषा और भावांकन शैलियों में कर लिया है। प्लूटार्क और एलियन ने भी इस वक्तव्य की पुष्टि की है। संभव है कि भारतीय और यूनानी महाकाव्यों में थोड़ी बहुत समता तो है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि भारतीय महाकाव्य यूनानी महाकाव्यों के से प्रभावित है। रामायण और इलियड की कहानी मिलती जुलती अवश्य है, परंतु इसमें मात्र ऊपरी समानताएं ही स्थापित की जा सकती हैं। भारतीय भाषाओं में दो चार यूनानी शब्द कठिनाई से मिल सकते हैं, परंतु भारतीय साहित्य पर यूनानी प्रभाव खोजने पर भी नहीं मिलता। यदि यूनानी शब्द मिठाई, पुस्तक आदि केंद्र भारतीय भाषाओं में मिलते हैं, तो यूनानी भाषाओं में सक्रा, वैदर्य आदि भारतीय शब्द पाए जाते हैं। मिलिंद पन्हों और युग पुराण के लेखकों ने यूनानी भाषा सीखी थी। मिलिंद पन्हों में वार्तालाप की शैली है और प्लेटो की रिपब्लिक भी इसी शैली में है। जैकोबी के अनुसार भारतीयों ने यूनानी से दोहा सीखा, परंतु यहाँ स्मरण रखना होगा कि दोहा का प्रयोग सर्वप्रथम अपभ्रंश में हुआ था। अपभ्रंश आभीरों की भाषा थी। कीथ के अनुसार दोहा का प्रचलन भारत में मिनांडर के से पहले था। वेबर के अनुसार संस्कृत नाटकों का उदय यूनानी नाटकों के प्रभाव से हुआ, परंतु इसका तर्क से यह तथ्य नहीं मिल पा रहा है। यूनानी नाटकों में गद्य की प्रधानता है, जबकि भारतीय नाटकों में गद्य और पद्य दोनों की। संस्कृत नाटकों में
यवनिका के प्रयोग को कुछ लोग यूनानी प्रभाव का उदाहरण भी मानते हैं, परंतु कुछ भारतीय विद्वानों ने यवनिका शब्द के यूनानी होने पर संदेह किया है। जो भी हो, यवनिका नाटक जवनिका भी इसको बोलते हैं, नाटक का बाह्य उपकरण है। नाटक की रचना और अभिनय से उसका संबंध नहीं के बराबर है। यूनानी नाटक मूलतः दुखांत होते हैं, भारतीय नाटक सुखांत। भारत के लोग यूनानी भाषा के से पूर्ण रूपेण प्रवीण नहीं हो सके थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कि यूनानी शासक 2 लिपियों में अपनी मुद्राएं प्रकाशित करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने 150 वर्षों के शासन में एक भी यूनानी लेख नहीं उत्कीर्ण करवाया। मुद्राओं पर प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि जनसाधारण यूनानी भाषा नहीं समझता था। कुषाणों ने यूनानी नकल के सिक्कों पर यूनानी लिपि का प्रयोग किया, परंतु उसके सभी लेख प्राकृत भाषा में हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वे स्वयं भी यूनानी भाषा नहीं जानते थे। उसके समय तक भाषा मूल बिल्कुल मृत हो गई थी। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव नहीं के बराबर था। मुद्रा मुद्रण के क्षेत्र में यूनानियों का प्रभाव अवश्य देखा जा सकता है। सिक्कों के मुद्रण में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। यूनानियों के आगमन के पूर्व यहाँ केवल चिन्ह मुद्रित सिक्के बनते और चलते थे। यूनानियों के संपर्क में आने के बाद उचित मुद्रण और आकृति के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ग्रीक शब्द द्रखम को भारतीयों ने अपने द्रम शब्द में स्वीकार किया है। दास इसी द्रम का अपभ्रंश माना जाता है। इसके बाद मुद्रा सुडोल, कलात्मक और अभिलेख युक्त होने लगी। कुषाण, गुप्त और दूसरे भारतीय राजवंशों में इसका अनुकरण भी किया। चिकित्सा शास्त्र। वोगेल के मतानुसार चिकित्सा शास्त्र में भी भारत यूनानियों का ऋणी है। ऐसा कहा जाता है कि चरक के नियम यूनानी चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटिस के नियमों से बहुत कुछ मेल खाते हैं, परंतु इस प्रकार की समता आकस्मिक भी हो सकती है। इसमें आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है। कला। गांधार कला शैली। स्थापत्य, भवन निर्माण और विभिन्न कलाओं के यूनानी अवशेष देखे जा सकते हैं। वास्तुकला का उदाहरण अधिक संख्या में नहीं मिलता, फिर भी तक्षशिला के मंदिर और अन्य भवनों तथा भग्नावशेषों पर यूनानी कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तक्षशिला में एक सूर्य मंदिर के कुछ स्तंभ और दीवारें यूनानी ढंग की हैं। ग्रीक शैली भारत की अलंकार कला को वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ दिनों तक प्रभावित करती रही, परंतु भारतीय अभिप्रायों ने इसे कालांतर में भारतीय बना दिया। ग्रीक मूर्तिकला के जो नमूने मिले हैं उसमें एक डायोनिसस का मस्तक और दूसरा होठों पर उंगली रखे बालक का है। डेमेट्रियस और मिनांडर के समय की एक महत्वपूर्ण मूर्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, परंतु पाश्चात्यकालीन गांधार शैली जिसमें बुद्ध की जीवन घटनाओं प्रश्नों में उत्तीर्ण है, निश्चित ही ग्रीक आदर्शों से अनुप्रमाणित है। गांधार शैली में यूनानी हाथ और कलम दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि मूर्तिकला का सारा विषय आधार भारतीय गांधार शैली में यूनानी है। गांधार शैली को इंडो यूनानी कला भी कहा जाता है। इसमें विषय तो भारतीय है, परंतु शैली यूनानी।
गांधार में एशिया और यूरोप की कई सभ्यताएं एक दूसरे से मिलती हैं। पूर्व में भारतीय और पश्चिमी से यूनानी, रूसी, ईरानी, शक संस्कृतियों का यहाँ संगम था। पश्चिम से आने वाली संस्कृतियों में यूनानी संस्कृति ही सबसे अधिक प्रतिभाशाली थी। गांधार का संपर्क यूनानी, शक, पहलव, कुषाणों से भी था। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधार के नगरों पुष्कला, वती, तक्षशिला, पुरुषपुर आसपास के जनपद में एक ऐसी मूर्तिकला का विकास हुआ जिसे गांधार शैली कहते हैं। बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूश्री आदि की मूर्तियां क्रमशः यूनानी देवताओं, राजाओं और स्त्रियों के आदर्श पर बनाई गई हैं। उनकी वेशभूषा, श्रृंगार और सजावट भी यूनानी ढंग की है।